नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री। आज उसी में आगे बढ़ते हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे कि यदि मुझे पेरीमीटर दे रखा है तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो सकते हैं जिनकी इंटीजर साइड हो। ठीक है, चलो दोस्त, ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर साइड हो, अगर रियल नंबर साइड होगी कोई तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बन सकते हैं? अनगिनत बन जाएंगे फिर तो। चलो इनफाइनाइट बन जाएंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद गिवन पेरीमीटर और क्या विद इंटीजर साइड, जिनकी साइड इंटीजर हो। ठीक, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद पेरीमीटर दे दिया तो मैं कैसे बताऊं इंटीजर साइड के कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। ठीक है दोस्त, चलो दोस्तों, ये कोई मेरा एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को मैंने ए कह दिया, इसे मतलब इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया, इसे बी कह दिया, इसे सी। ए के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? स्मॉल ए। बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी। सी के अपोजिट स्मॉल सी। तो दोस्त पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम ट्रायंगल के। तो ए प्लस बी प्लस सी कह दो। हाँ, यहाँ पे मैं पी से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पेरीमीटर को। ठीक है, वैसे बताया मैंने ट्रायंगल में से 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर s क्या होता है? मेरा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, या हम कैपिटल पी से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर केवल कैपिटल पी से कर रहे हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तीनों साइड का सम। चलो दोस्त, अब क्या मैं जानता हूं कि कोई ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए या किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। ये बात हम सबको मतलब पहली क्लासेस में कर चुके हैं, जो पहले हुई हैं अब से। चलो दोस्तों, मैं कह सकता हूं यहां से कि a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, या c प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन b, या a और कौन सा बचा? b प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन a। चलो दोस्त, मैंने क्या कहा कि a प्लस बी बड़ा होना चाहिए c से। दोस्त, तो c को मैं यहां से देखो क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे c को लिख सकते हो कि a प्लस बी को इधर ले आऊं मैं, तो a प्लस बी को इधर ले आया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ a प्लस बी कह दूं। हाँ, तो दोस्त मैंने c की जगह ये वैल्यू रख दी, तो क्या हो जाएगा दोस्त? ये a प्लस बी इज ग्रेटर देन p माइनस p। क्या है यहाँ पर? पेरीमीटर। a प्लस बी कह दो। हाँ, अब दोस्त a प्लस बी को पूरे को इधर लाऊंगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो मैं लिख पाऊंगा कि ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन p कह दो। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त। चलो दोस्त, 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस साइड लिया हूं, इस साइड लाया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसी तरीके से यहाँ मैं अगर a और c लूंगा तब भी यही कंडीशन रहेगी कि a प्लस सी इज ग्रेटर देन p बाई 2। इसी तरीके से यहाँ पे b और c लूंगा तब भी यही बनेगी कि b प्लस सी इज ग्रेटर देन p बाई 2। आप करके देखना, तो मैं कह पाऊंगा, ये बात आई ना समझ में? तो मैं कह पाऊंगा पहला पॉइंट कि सम ऑफ एनी टू साइड्स is greater than p बाय 2। ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम बड़ा होता है p बाय 2 से। ठीक है, p क्या है यहाँ पर? पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर के आधे से बड़ा होगा किन्हीं भी दो साइड का सम। ठीक है दोस्त, ये याद रखना। तो पहला पॉइंट लगा के ये लिख देना। ठीक, आगे बढ़े। चलो दोस्त, चलो, अब मैंने एक चीज कह दी, मैंने कह दिया यहाँ पर कि ए मेरी लार्जेस्ट साइड है और सी मेरी स्मॉलेस्ट साइड है। मतलब इस केस में हमने ये सपोज कर लिया कि ए सबसे बड़ी साइड है और सी सबसे छोटी। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, क्योंकि बराबर हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी मैंने ए को माना है और वो बराबर हो सकती है, उससे छोटी मैंने बी को माना है, वो बराबर या बड़ी होगी सी से। ठीक है, तो ये मैंने एक मान लिया है अपनी तरफ से यहाँ पर। ठीक है, कि इनमें ए बड़ी या कोई ना कोई तो बड़ी होगी या बराबर होगी, तो इसलिए बराबर का भी साइन लगा दिया है। चलो दोस्त, मैं जानता हूं कि दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होता है। अब दोस्त यहाँ पर देखो, मैं ए और बी का डिफरेंस लेता हूँ, मान लो ए और बी, तो मैं a माइनस बी लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डिफरेंस लेना है और यहाँ मैंने मान लिया है कि क्या a मेरा बड़ा है, तो a माइनस बी कर रहा हूँ, या बराबर है।
तो दोस्त क्या कर रहा हूं मैं, a माइनस बी माइनस ए नहीं, क्योंकि मुझे क्या लेना होता है, बड़े में से छोटा घटाना होता है और मैंने बड़ा कैसे माना है, a को। तो दोस्त ये छोटा होगा c से, और दोस्त c की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे c की जगह मैं वही लिख सकता हूं क्या जो अभी लिखा था, p माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूं। अब दोस्त इसे इधर लाया तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो ये माइनस क्या है तो इधर आके प्लस ए, ये माइनस क्या है तो इधर आके प्लस बी, इज लेस देन बी कह दो। हाँ दोस्त b से b कैंसल, तो ये कितना हो गया 2a इज लेस देन p, तो मैं कह पाऊंगा कि a इज लेस देन p बाई 2, और a क्या थी मेरी लार्जेस्ट साइड, इसीलिए तो यहाँ a माइनस बी लिखा था, b माइनस ए नहीं लिखा, क्योंकि a क्या है बड़ी साइड है, a और b में a बड़ी साइड है और c तो सबसे छोटी है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसे, a माइनस सी इज लेस देन बी, क्योंकि मेरे को क्या लेना है यहाँ सबसे बड़ी साइड, क्योंकि बड़ी में से ही तो छोटी घटाऊंगा तभी तो डिफरेंस आएगा। चलो दोस्त, तो एक बार इस तरीके से देखते हैं कि क्या यही रिलेशन आएगा मेरा। तो मैंने कहा कि a माइनस सी इज लेस देन b को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्त, p माइनस ए प्लस सी कह दूं। हाँ लिख सकता हूँ। तो दोस्त a माइनस सी, इसे मैं इधर लाया तो ये हो जाएगा प्लस ए प्लस सी लेस देन p, तो दोस्त c से c कैंसल, तो ये हो गया 2a इज लेस देन p, तो a इज लेस देन p बाई 2, तो मतलब a क्या है p बाई 2 से छोटी, और a क्या मानी थी मैंने बड़ी साइड, अभी तो ये a माइनस सी करा, c माइनस ए ना करके, ये a माइनस b करा, b माइनस ए ना करके, क्यों, क्योंकि मैंने a क्या मानी थी सबसे बड़ी साइड। तो मैंने कहा कि जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या आ रही है मेरी, इज लेस देन p बाई 2। तो यहाँ पर एक बार अगर a सबसे बड़ी है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाद में जब कंक्लूड करूंगा जब एक जगह रख दूंगा कि a इज लेस देन p बाई 2, कि a जो है जो सबसे बड़ी साइड है वो हमेशा पेरीमीटर के आधी से छोटी होगी। क्या कहा मैंने, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो पेरीमीटर के आधी से छोटी होगी, बराबर भी नहीं होगी, छोटी ही होगी। चलो दोस्त, अब मैंने क्या कहा है कि मैंने यहाँ पर a को सबसे बड़ी साइड माना है, और तीनों बराबर हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इसलिए मैंने बराबर का भी करा है कि वो भी एक पॉसिबिलिटी है। चलो दोस्त, अगर आप कहो कि ए सबसे बड़ी साइड है, मैंने कहा ए सबसे बड़ी साइड है, ठीक, अगर ए को मैं 3 बार जोड़ूं, क्या करूं 3 बार जोड़ूं, तो 3 ए हो जाएगा क्योंकि 3 साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की। और दोस्त एक जगह मैं ए बी सी को जोड़ूं, तो मुझे बताओ कौन सा बड़ा होगा। मैंने कहा यहाँ पर कि मैंने मान के क्या चला है अभी तक कि ए मेरा सबसे बड़ा है, यह बराबर है बी के, बी उससे बड़ा है, यह बराबर है सी के, मतलब तीनों बराबर भी हो सकते हैं। चलो दोस्त, तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं 3 बार बड़ी वाली साइड को जोड़ूं, 3a करूं, तो ये बताओ, और ये क्या है a प्लस बी प्लस सी। अब दोस्त या तो ये b और c a के बराबर हो सकते हैं या छोटे होंगे, दोस्त बराबर होंगे तो ये बराबर हो जाएगा, अगर b और c a के बराबर होंगे मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये 3a इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c हो जाएगा, क्योंकि बराबर है b और c a के। लेकिन अगर ये छोटे हुए तो जब मैं 3 बार बड़े वाली साइड को जोड़ूंगा तो वो बड़ा आएगा, तो मैं कह पाऊंगा कि 3a विल बी ग्रेटर और इक्वल्स टू कब, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c हो जाएगा। अदरवाइज मैं 3 बड़ी को जोड़ रहा हूं और ये b और c a से छोटी हैं, तो इनका सम इससे कम ही आएगा हमेशा। तो दोस्त मैं लिख पाऊंगा कि a इज ग्रेटर देन, और दोस्त चलो a प्लस बी प्लस सी बाई 3, a क्या है बड़ी साइड, ये अभी बता रखा, जब तो ये ग्रेटर और इक्वल टू आ रहा है, क्योंकि बड़ी साइड को आप 3 बार जोड़ो और एक बार जो 3 ट्रायंगल की साइड है उन्हें जोड़ो, उनमें ही तो a क्या है सबसे बड़ी, और अगर बराबर हो गई तो मतलब b और c a के बराबर हो गई तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो बराबर हो जाए, अदरवाइज उसका 3 बार जोड़ोगे तो सम क्या आएगा, उसके मतलब तीनों साइड के सबसे ज्यादा ही आएगा। तो दोस्त a इज ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी बाई 3, मतलब, और a प्लस बी प्लस सी क्या है मेरा पेरीमीटर, मतलब जो मेरी बड़ी साइड होगी वो हमेशा पेरीमीटर के 1/3 से बड़ी होगी या बराबर होगी। बराबर किस केस में होगी दोस्त, बराबर उस केस में होगी जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि कोई क्या पेरीमीटर गिवन है उसे 3 हिस्सों में बांट दिया बराबर बराबर, तो क्या बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मतलब बड़ी साइड मेरी p बाई 2 से हमेशा छोटी होगी और p बाई 3 से बड़ी होगी या बराबर हो सकती है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a क्या है मेरी बड़ी साइड, तभी तो ये मैंने 3a इज ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी लिखा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि a इज
ग्रेटर और इक्वल्स टू p/3 कह दूं, हाँ। कोई दिक्कत दोस्त नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे। हालांकि बाद में हम डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे फिर भी, लेकिन ये हमें आना चाहिए। चलो दोस्त, अब दोस्त मैंने छोटी साइड, यहाँ सबसे छोटी साइड सी को माना है, वो बराबर हो सकती है बी सी के, लेकिन या तो बराबर होगी या छोटी होगी, ठीक है। तो दोस्त अगर मैं 3 बार छोटी साइड को ऐड करूंगा और या फिर तीनों को अलग अलग ऐड करूं, a प्लस बी प्लस सी, अब ये क्या है, 3 छोटी वाली है। अगर दोस्त ये बराबर हो गए तीनों, मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया, तो ये 3c इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, c प्लस सी 3c, तो मतलब बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या माना है मैंने, c सबसे छोटी है, लेकिन ये बराबर नहीं हुए तो b और a इससे बड़ा होगा। तो दोस्त जब इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये 3c से हमेशा बड़ा ही आएगा, और बराबर हुआ तो a और b और c बराबर हो गया तो बराबर आएगा। तो मैं कह पाऊंगा कि 3c, अब दोस्त a प्लस बी प्लस सी कितना है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बोले तो p इज लेस देन इक्वल्स टू p, तो यहां से मैं कह पाऊंगा c इज लेस देन इक्वल्स टू p/3, और c क्या है, मेरी स्मॉलेस्ट साइड। दोस्त यहाँ पे मैंने ये मान के चला है कि a सबसे बड़ी है या बराबर है, b उससे छोटी है या बराबर है, c उससे छोटी है या बराबर है, मतलब तीनों बराबर होंगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। अदरवाइज a बड़ी मानी है मैंने b से, b बड़ी मानी है मैंने c से, ठीक है। तो दोस्त c की कंडीशन क्या है कि c हमेशा 1/3 से छोटा होगा, c मतलब जो सबसे छोटी साइड होगी वो पेरीमीटर के 1/3 से हमेशा छोटा होगा या बराबर हो सकता है। अब कितना छोटा होगा ये मैं नहीं बता सकता, ये फिर हमें वो फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल की कंडीशन से पता करनी होगी। तो एक बार मैं ये रब करके लिख देता हूं दोस्त, क्या ये बात आई समझ में, तो नीचे नोट डाल के लिख दो कि जो लार्जेस्ट साइड होगी, क्या मैं कहा मैंने, लार्जेस्ट साइड, एलएस बोले तो लार्जेस्ट साइड किसी भी पेरीमीटर, मतलब किसी भी ट्रायंगल में जिसका पेरीमीटर मुझे p पता है, वो छोटी होगी हमेशा p/2 से, वो बड़ी या बराबर होगी p/3 से, ठीक। जो स्मॉलेस्ट साइड होगी, जो स्मॉलेस्ट साइड होगी वो हमेशा छोटी होगी या बराबर हो सकती है, बराबर किस केस में, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। p/3 का मतलब क्या, p को 3 बराबर हिस्सों में बांटना, तो बराबर हो जाएगी जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो स्मॉलेस्ट साइड जो होगी वो हमेशा p/3 से बराबर या छोटी होगी, ठीक। और दोस्त मैंने एक बात और पहले बताई थी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन p/2, किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा पेरीमीटर के आधी से बड़ा होगा। आई बात समझ में दोस्त। तो ये 3 पॉइंट हमने यहां से कंक्लूड किए हैं, तो ये 3 पॉइंट लिखो एक बार। क्या कहा मैंने, एक बार और सुनो, कि जो लार्जेस्ट साइड है वो p/2, p क्या है, पेरीमीटर, p/2 से छोटी होगी और p/3 से बराबर होगी या बड़ी होगी, और जो स्मॉलेस्ट बीच की साइड तो इनके बीच में कहीं लाई करेगी, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। जो स्मॉलेस्ट साइड है, जो स्मॉलेस्ट साइड है वो हमेशा p/3 से छोटी होगी या बराबर होगी, बराबर इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैं कब, ठीक है चलो वो छोड़ो। सम ऑफ कोई भी दो साइड का मैं सम लूं तो वो p/2 से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं। p क्या है यहाँ पर, पेरीमीटर। चलो एक बार देखते हैं कि ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं और उससे समझते हैं कि क्या भाई ये सही भी है या नहीं। चलो दोस्त, मैंने कोई ले लिया कि कोई है ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर 18 है, कितना है, 18। अभी तुम ये मत कहने लगना हम तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने वाले थे, ये क्या है दोस्त, इसी से तो बताएंगे। हालांकि बाद में इससे भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे जो हमें रटना पड़ेगा, हम उससे बता देंगे। लेकिन आपको मान लो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गए फिर। चलो दोस्त, पेरीमीटर 18 है और आपसे पूछ रहा, मतलब पूछ नहीं रहा कि ये देखो कि क्या ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है या नहीं। चलो दोस्त, ये कह रहा है कि कंडीशन कह रही है कि लार्जेस्ट साइड p/2 से छोटी होनी चाहिए। मैं नहीं ले रहा भाई, मैंने तो p/2 ही ले ली, मतलब 9 ही ले ली मैंने, तो देखूं तो सही दोस्त, 9 ले ली। तो दोस्त जो बची हुई दो साइड है उनका सम कितना बचा, 18 में से 9 गए 9, अरे ये तो बराबर हो गया, और ये लार्जेस्ट साइड है। क्या दोस्त अब ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल ठीक बात है कि ये p/2 तो नहीं हो सकती। अब उससे छोटा लूं, मैंने 9 से छोटा 8 ले लिया, इंटीजर में ही बात करूंगा मैं,
8 ले लिया, तो दोस्त अब इस बची हुई दो साइड का सम कितना हो जाएगा 10। भाई बिल्कुल ठीक बात है, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, और तीसरी साइड जो लार्जेस्ट से बड़ा हो गया तो मतलब सब कुछ पॉसिबल है, तो मतलब भाई ट्रायंगल बन सकता है। बिल्कुल बात सही है कि p/2 से लार्जेस्ट साइड छोटी ही होनी चाहिए। अब मैं देखूं कि p/3 से बड़ी या बराबर ही होनी चाहिए, चलो देखते हैं। दोस्त मैंने लार्जेस्ट साइड ली, जो लार्जेस्ट साइड है बराबर कह रहा है तो बराबर लेते हैं, तो 6 ली। दोस्त 6 ली तो सम कितना बचा 12। 12 को बांटो दो साइड में, और लेकिन वो 6 से छोटे होनी चाहिए या 6 के बराबर हो सकती है, क्योंकि हमें तो ये बड़ा रखना है, ये नहीं कहा कि और इससे छोटे रखने हैं या बराबर नहीं रख सकते, ये कुछ नहीं है। तो दोस्त मैंने दोनों को जो बची हुई साइड है उन्हें भी 6 रख दिया, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि p/3 के इक्वल होगी लार्जेस्ट साइड, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा भाई। चलो दोस्त, अब मैंने कहा p/3 इससे क्या कह रहा है कि छोटी नहीं हो सकती, मैंने कहा देखते हैं भाई। मैंने छोटी ले ली, मैंने 5 ले ली, मैंने कहा लार्जेस्ट साइड 5 ले लो, तो दोस्त बचा हुआ का सम कितना 13 है, और ये लार्जेस्ट साइड है, तो लार्जेस्ट साइड है तो दो बची हुई लार्जेस्ट 5 और 5 हो सकती है, क्योंकि 5 तो लार्जेस्ट है दोस्त। तो दोस्त अब तो इनका सम ही 15 आया है, 18 तो बन ही नहीं रहा पेरीमीटर, मतलब ट्रायंगल ही इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मतलब ये तो भाई कंडीशन ही गलत हो गई, क्योंकि पेरीमीटर 15 है और यहाँ पर तो 18 है, यहाँ पर तो 15 ही बैठ रहा है, क्योंकि 5 क्या लार्जेस्ट साइड है। तो दोस्त पहले तो बिल्कुल ठीक है कि क्या कि जो लार्जेस्ट साइड है वो p/2 से छोटी होगी, p/3 के बराबर या बड़ी होगी। चलो दोस्त दूसरी देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट साइड है भाई वो p/3 से बराबर या छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। चलो देखते हैं भाई, p/3 के बराबर, बराबर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, वो तो हमने देख लिया। बड़ी में लेके चलते हैं हम, बड़ी हमने मान ली कि स्मॉलेस्ट साइड जो है वो 7 है, p/3 इसका कितना हो जाएगा 6 से बड़ी मान ली मैंने 7 है। तो दोस्त ये स्मॉलेस्ट साइड है, या तो अब दो बची हुई साइड इसके बराबर हो सकती है या बड़ी होंगी, स्मॉलेस्ट साइड है ये। दोस्त बची हुई दो साइड का सम कितना हुआ 11 है। अब दोस्त ये स्मॉलेस्ट साइड है, तो ये दो इससे मतलब दो ऐसे नंबर जो इससे बड़े हों या इसके बराबर हो और सम 11 आ जाए, पॉसिबल है क्या दोस्त? नहीं। तो मतलब बिल्कुल सही बात कह रहा है दूसरी भी कि जो स्मॉलेस्ट साइड है वो मेरी p/3 के बराबर हो सकती है या छोटी। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से मैंने कहा दोस्त कह रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन p/2। मैंने कहा नहीं ले रहा भाई मैं, p/2 से बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा दो का साइड सम मैं p/2 से छोटा ले रहा हूँ, 8 ले रहा हूँ, दो का सम 8 ले लिया, तो जो तीसरी साइड है वो कितनी हो गई 18 में से 8 गई 10। अरे भाई तीसरी साइड बड़ी हो गई दो के सम से, क्या पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि दो का सम बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो मतलब तीनों ही जो हमने ये कंक्लूड करी है बातें, ये तीनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार इसे लिखो, चलो दोस्त। अब एक है जैसे उसने दे दिया, हम जो भी यहाँ पर मतलब साइड्स बताएंगे, सॉरी ट्रायंगल बताएंगे कि कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं, वो इंटीजर साइड पर ही बताएंगे। अगर रियल नंबर है कोई भी साइड का मतलब 6.146 ऐसे तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो वो इंटीजर साइड पर ही हम बात करेंगे यहाँ पर। चलो दोस्त, तो दोस्त एक क्वेश्चन है जैसे उसने कह दिया कि p इज इक्वल टू 15 है, मतलब पेरीमीटर 15 है, 15 सेंटीमीटर जो भी है 15 यूनिट है, तो बताओ कितने ट्रायंगल बन सकती है। क्या कहा मैंने कि 15 यूनिट है, तो बताओ कितने ट्रायंगल बन सकती हैं, बताओ एक बार। अब दोस्त क्या है, पेरीमीटर 15 की बना, तो आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विद इंटीजर साइड्स। चलो दोस्त, अब दोस्त मेरे को बताओ लार्जेस्ट साइड क्या हो जाएगी। लार्जेस्ट साइड वैसे होती क्या है p/2, और यहाँ p क्या है 15 है, तो 15/2 मतलब 7.5, मतलब 7.5 से छोटा होना चाहिए और बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए p/3। p/3 बोले तो 5, चलो 5 तो इंटीजर है, क्या 7.5 कोई इंटीजर है क्या? नहीं। और इससे क्या होना चाहिए लार्जेस्ट साइड छोटी, तो 7.5 से छोटा इंटीजर क्या है दोस्त? तो आप कहोगे 7। तो मैं कह पाऊंगा कि जो लार्जेस्ट साइड है वो 7 हो सकती है या 7 से छोटी होगी, 5 हो सकती है या 5 से बड़ी होगी, यही बात कह दूंगा मैं दोस्त। मैं बस इसी चीज से बता दूंगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या है। मैं का मतलब होता है यहाँ पर दोस्त जो भी मतलब बंदा सॉल्व कर रहा है। चलो दोस्त, मतलब 5 दोस्त ये इंटीजर नहीं है, तो ये क्या कह रहा है कि 7.5 से छोटा, तो 7.5 से छोटा नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है? 7.5 से छोटा इंटीजर 7। चलो अब दोस्त मैंने क्या किया, पहले केस में 7 को बड़ी साइड माना, क्या किया
7 को बड़ी साइड माना, क्योंकि बड़ी साइड जो लार्जेस्ट साइड है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है 7 से लेके 5 तक, और 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकती है, 7 भी लार्जेस्ट साइड। चलो ठीक है दोस्त, मैंने बड़ी मतलब लार्जेस्ट साइड को 7 माना। दोस्त 7 माना तो बची हुई दो साइड्स का सम कितना बचा 15 माइनस 7 8। तो दोस्त 8 को तोड़ो, लेकिन कोई भी नंबर 8 मतलब 8 को दो ऐसे नंबर में तोड़ो जिनका सम 8 आए, लेकिन कोई भी 7 को एक्सीड ना कर दे, क्योंकि 7 क्या है ग्रेटेस्ट है। तो आप कहोगे 7 और 1 बराबर तो हो सकते हैं ना, तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया कि जिसकी साइड 7 हो और 1 हो। दूसरा ट्रायंगल, अभी भी मैंने कहा लार्जेस्ट साइड 7 रखता हूं, अब मैंने कहा सम 8 आना चाहिए, तो दोस्त 6 और 2 भी तो 8 होते हैं, और इससे छोटा है क्योंकि ये तो ग्रेटेस्ट साइड है। दोस्त फिर 7 रखा, जब तक पॉसिबिलिटी बनती जाएगी रखता जाऊंगा, तो मैंने कहा इसे एक एक घटाते जाओ, इसे बढ़ाते जाओ। 5 और 3, बिल्कुल भाई 5 और 3 8 होते हैं। दोस्त फिर रखा 7, तो दोस्त 7 रखा तो ये कितना हो जाएगा आपके, इसे एक घटाया इसे एक बढ़ाया, 4 और 4 8। मैंने कहा फिर अगले पे 7 रख के देखूं, दोस्त इसे फिर एक घटाऊंगा 3, इसे फिर बढ़ाऊंगा 5। क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम नहीं हो गए क्या? अरे 7 5 3 7 3 5 साइड बराबर ही तो हो गई, तो ये ट्रायंगल तो सेम हो गए। तो मतलब अब इसमें अगर मैं लार्जर साइड 7 रखूं तो 4 ही ट्रायंगल बन सकते हैं। और दोस्त लार्जर साइड कहां से कहां तक, मतलब कहां से कहां तक हो सकती है 5 से 7 तक। तो दोस्त मैंने आपके लार्जेस्ट साइड 7 वाली तो सारी पॉसिबिलिटी खत्म, मैंने लार्जेस्ट साइड 6 रख ली। दोस्त लार्जेस्ट साइड 6 रख ली, तो अब देखो 15 में से 6 गए 9, दो बची हुई साइड का सम कितना बचा अब 9। तो दोस्त 9 को तोड़ो, लेकिन वो कोई भी नंबर 6 को एक्सीड ना कर पाए। तो 9 को तोड़ा मैंने, तो 6 और 3 9, और इससे बड़ा भी नहीं आ रहा, कोई बराबर तो आ सकता है दोस्त। तो 6 और 3 9। दोस्त इसी तरीके से मैंने 6 को अब 9 बनाने के लिए फिर 5 और 4 कर सकता हूँ, इसे एक घटा दो इसे एक बढ़ा दो। तो फिर दोस्त 6 को करने के लिए अब इसे एक घटाऊंगा तो 4 और 5, दोस्त ये रिपीट हो गया तो आगे भी रिपीट होते जाएंगे, तो ये नहीं बनेगा। तो लार्जेस्ट साइड 6 रखूं मैं अगर, तो कितनी बन पा रही है 2। अब दोस्त लार्जेस्ट साइड 5 भी हो सकती है। दोस्त अगर मैंने 5 रखी, यहाँ लिख रहा हूँ 5 रखी, तो बचा कितना सम, तो आपको होगी 10। अब 10 को बांटो 2 हिस्सों में, लेकिन कोई भी साइड 5 को एक्सीड ना कर पाए, बराबर हो सकती है, तो क्या हो जाएगा 5 और 5। और तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसे छोटा करा 4 करा और इसे बड़ा किया 6, लेकिन यहाँ तो मेरी 5 लार्जेस्ट है, 5 को तो एक्सीड ही नहीं करना चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है। तो दोस्त कितने ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने ट्रायंगल फॉर्म हुए दोस्त 7। मतलब अगर मेरा पेरीमीटर 15 गिवन है, तो इंटीजर साइड के कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे 7। आई बात समझ में? दोस्त इंटीजर साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी फॉर्म हो पाएगा पेरीमीटर से जब वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा, और एक ही फॉर्म होगा। दोस्त मैंने क्या कहा, कोई पेरीमीटर से इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ही पॉसिबल है इंटीजर साइड के साथ, बिना इंटीजर के भी एक ही पॉसिबल होगा दोस्त, लेकिन ये बिना इंटीजर के हर में पॉसिबल हो जाएगा, और इंटीजर साइड से केवल वही उसी में पॉसिबल होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। क्या कहा मैंने, जो 3 से डिविजिबल होगा ना, वही इंटीजर साइड से कोई ट्रायंगल बना सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकता है। तो जैसे ये तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 बराबर भागों में बांट दो, तो 5 5 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। दोस्त टोटल कितने ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो दोस्त, जैसे एक और समझते हैं इसी तरीके से, हालांकि हमें ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जैसे आपके ले लिया मैंने p इज इक्वल टू 80। अब बताओ कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे इंटीजर साइड के साथ। p कितना है दोस्त 18 है। चलो दोस्त 18 है, तो बताओ 18 है तो जो लार्जेस्ट साइड होगी वो छोटी होगी किससे, 18 p/2 से p/2 बोले तो 9 से छोटी होगी, बड़ी होगी हमेशा p/3 से, p/3 बोले तो 6। चलो दोस्त 9 से छोटी होनी चाहिए, तो 9 से छोटा इंटीजर क्या है दोस्त 8, और इसके तो बराबर ही है तो 6। तो मतलब लार्जेस्ट साइड क्या हो सकती है 6 7 8। ठीक है, चलो दोस्त अब बनाते हैं। दोस्त मैंने लार्जर साइड पहले 8 रखी, दोस्त 8 रखी, तो दो बची हुई साइड का सम कितना होना चाहिए 10, लेकिन लार्जेस्ट साइड 8 है, मतलब इसे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो दोस्त 10 को ऐसे तोड़ो कि कोई भी साइड 8 से बड़ी ना आए, और दोनों साइड्स का सम कितना आए 10 आए। तो आप कहोगे 8 और 2 हो जाएगा भाई, मैं कहूंगा बिल्कुल।
तो आप कहोगे लार्जेस्ट साइड 8 ही रखी मैंने, ये 7 और 3 हो जाएगा, बिल्कुल। ये लार्जेस्ट साइड मैंने 8 ही रखी, ये 6 और 4 हो जाएगा, बिल्कुल। 6 और 4 10 होती है, 8, ये 5 और 5 हो जाएगा, बिल्कुल 8। अब इसे घटाया 4 करा, इसे 6 करा, तो ये तो सेम ट्रायंगल बन गया। तो मतलब अब नहीं बन पाएंगे इस फर्दर इससे कोई आगे जिसकी लार्जेस्ट साइड 8 हो। चलो दोस्त, अब 8 के बाद इसकी क्या, मैंने अब रख दी लार्जेस्ट साइड 7, क्योंकि 6 से 8 तक पॉसिबल है। 7 रखी तो 18 में से 7 के 11। अब की दो साइड का सम 11 आना चाहिए, लेकिन कोई भी साइड 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बराबर हो सकती है। तो 7 और 4 11 होती है, कह दूं हाँ। 7 6 और 5 11 होती है, 7 5 और 6 11 होती है। लेकिन क्या दोस्त ये सेम नहीं बन गया, ये सेम बन गया, तो ये तो नहीं होगा। अब दोस्त तीसरी लार्जेस्ट साइड क्या पॉसिबल है कि 6 हो जाए। 6 लार्जेस्ट है, अब 18 में से 6 गए 12 है, मतलब दो साइड का सम 12 होना चाहिए, लेकिन 6 से कोई भी साइड एक्सीड ना करे। तो आप क्या कह दोगे, ये तो पॉसिबल है जब 6 6 हो जाए। अब दोस्त अगर मैं इसे घटाऊंगा और एक को बढ़ाऊंगा तो 6 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो दोस्त कितने ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5 6, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो सेम हो गया 7। तो अब के भी कितने बने दोस्त, 7 ही ट्रायंगल। रट मत लेना 7 है, वो कोइंसिडेंटली 7 आ गया है, ठीक है। तो कितने ट्रायंगल फॉर्म हुए, 7। देखो दोस्त 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा फॉर्म होगा। इंटीजर साइड में बात चल रही है सारी, ठीक है दोस्त। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर फॉर्मूले पे आते हैं डायरेक्ट। क्योंकि ये हमने जो दो एग्जांपल लिए हैं, दोनों ही 3 से डिविजिबल थे। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो 3 से डिविजिबल ना हो। जैसे मैंने ले लिया, मान लो p = 19 ले लिया, ठीक है। अब दोस्त मैंने कहा लार्जेस्ट साइड मस्ट बी स्मॉलर देन 19/2। 19/2 बोले तो 9.5 है, एंड मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 19/3। 19/3 बोले तो 3 6 18 और 1/3.33, मतलब 6.33 से बड़ा, ये बराबर। अब दोस्त यहाँ पर हमें तो कह रखा है कि इंटीजर होनी साइड है, चाहिए, ये इंटीजर है क्या, नहीं। तो इससे क्या होता है, बड़ा बराबर हो सकता है, लेकिन बराबर के लिए इंटीजर होता तो मैं मानता, लेकिन इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट अगला इंटीजर क्या है, 7 इज ग्रेटर, मतलब लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 7। अब दोस्त इससे छोटा इंटीजर क्या है, इससे छोटा चाहिए, ये तो इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा इंटीजर 9, तो मतलब लार्जेस्ट साइड 7 8 9 पॉसिबल है, 7 से लेकर 9 तक इंक्लूडिंग 7 एंड 9। चलो दोस्त मैंने 9 ली, पहली 9 ली, तो दोस्त अब बची हुई दो साइड का सम कितना आना चाहिए, 10, और लेकिन लार्जेस्ट साइड कितनी है, 9, तो क्या पॉसिबिलिटी है, 9 और 1, कह दूं हाँ। दोस्त 9 ही ली, क्योंकि अभी तो केस इसी के केस नहीं खत्म हुए दोस्त। ये 8 और 2 हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसी तरीके से 7 और 3 हो जाएगा, इसी तरीके से 6 और 4 हो जाएगा, 10 आना चाहिए ना, इसी तरीके से 5 और 5 हो जाएगा। अब दोस्त अभी से घटाऊंगा तो फिर ये 4 और ये 6 दोस्त सेम ये बन जाएगा, तो मतलब 9 से लार्जेस्ट साइड के इतने ही ट्रायंगल पॉसिबल है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा मैंने, अब कहा मैंने कहा कि अब 8 लार्जेस्ट लेता हूँ, 8 लार्जेस्ट ली, तो अब कितना हुआ, बची हुई दो साइड का सम 11 है, 19 में से 8 के 11 है, लेकिन लार्जेस्ट 8 है, इसे एक्सीड नहीं कर पाएगी कोई साइड, तो क्या पॉसिबिलिटी है, 8 और 3, कह दूं हाँ। तो क्या पॉसिबिलिटी है, 8 लार्जेस्ट है, 7 और 4। अब तो ये समझ ही गए होंगे, 8 लार्जेस्ट है तो 6 और 5, 8 लार्जेस्ट है तो 5 और 6, ये घटाया ये बढ़ाया तो 5 और 6 दोस्त, वो तो यही ट्रायंगल बन गया, तो मतलब और कोई नहीं। अब के दोस्त मैंने ली क्या, 7 लार्जेस्ट, दोस्त 7 लार्जेस्ट ली, तो बची हुई दो का सम कितना आना चाहिए, तो आप कहोगे 12, 19 में से 7 गए 12, लेकिन 7 को कोई एक्सीड ना कर पाए, तो 7 और 5 12 होती है, 6 और 6 12 होती है। अब इसे एक घटाया तो ये फिर 5, ये 7 दोस्त, ये तो ये सेम बन गया, मतलब ये कोई नहीं बनेगा। तो दोस्त कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं, 10। अगर P मेरा 19 है तो ट्रायंगल 19। दोस्त कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बना क्या, नहीं, इंटीजर साइड से, क्यों, क्योंकि 19 3 से डिविजिबल नहीं है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त अब देखते हैं हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। उस फॉर्मूले को आपको रट लेना है, क्योंकि वो और कहीं हमारे काम नहीं आने वाला, बस एक यहीं पर काम आएगा, ठीक है। उसका कोई प्रूफ वगैरह की जरूरत नहीं है, उसे आपको डायरेक्ट बस रट लेना है, ठीक है दोस्त। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अगर मेरा पेरीमीटर P है तो अब बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या है। अब हम फॉर्मूला देख रहे हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा,
तो दोस्त फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का NOT। NOT बोले तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब दोस्त दो, चलो ये छोड़ो भी, दो केस हैं कि या तो मेरा P इवन हो सकता है या मेरा P ऑड हो सकता है। तो दोस्त अगर P मेरा इवन हुआ तो एक केस तो तब बनेगा, और दूसरा P यदि मेरा ऑड हुआ, P यदि मेरा ऑड हुआ। चलो दोस्त, अगर मेरा P इवन है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होंगी वो इक्वल्स टू होंगे, ये क्या है NOT मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, पूरा लिख लेना, ये होंगे P स्क्वायर बाय 48। ठीक है दोस्त, और ये मैंने ब्रैकेट सा बनाया है, इसका मतलब है दोस्त नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या बवाल है, पहले हम इसके ये जो फॉर्मूले थे ये देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे पी स्क्वायर बाय 48, और ये क्या है दोस्त, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो दोस्त, और पी अगर दोस्त ऑड होता है ना, ऑड, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे मेरे P+3 का होल स्क्वायर बाई 48 का नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है दोस्त, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर मेरा P इवन है तो P स्क्वायर बाय 48 का नियरेस्ट इंटीजर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यदि मेरा P ऑड है तो P+3 का स्क्वायर अपॉन 48 का नियरेस्ट इंटीजर। आ रही है बात समझ में? चलो दोस्त, और दोस्त नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, अगर मेरा P गिवन है तो स्केलिन ट्रायंगल कितने होंगे, तो लिख दो, इसमें से 6 घटा दो, P में से 6 घटाए तो P-6 का स्क्वायर अपॉन 48 का नियरेस्ट इंटीजर। ध्यान रखना नियरेस्ट इंटीजर वो क्या होता है अभी देखेंगे। ये नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल यदि मेरा P ऑड है तो इसमें से 6 घटा दो, इसमें से 6 घटाए तो P+3 -6 करोगे तो 3 में से 6 गए -3, P-3 का स्क्वायर अपॉन 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये एक बार फॉर्मूले लिखो दोनों, ये कब जब P इवन है, ये कब जब P ऑड है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स P स्क्वायर बाय 48 का नियरेस्ट इंटीजर, नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल S मतलब स्केलिन ट्रायंगल P-6 का स्क्वायर अपॉन 48 का नियरेस्ट इंटीजर। P यदि मेरा ऑड है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स P+3 अपॉन 48 का नियरेस्ट, P+3 का स्क्वायर अपॉन 48 का नियरेस्ट इंटीजर, और नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल P-3 का होल स्क्वायर अपॉन 48 का नियरेस्ट इंटीजर। ठीक, अब दोस्त आप कहोगे आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। दोस्त मैंने कहा कि कोई पेरीमीटर गिवन है, यदि वो 3 से डिवाइड है, मैंने क्या कहा, यदि वो 3 से डिवाइड है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो एक ही बनेगा, अगर वो 3 से डिवाइड है, और 3 से नहीं है डिवाइड तो कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। आइसोसेलेस की मैं बात करूं तो ये निकाल लूंगा, उसमें से ये घटा दूंगा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक और घटा देना, आइसोसेलेस आ जाएंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है तो डायरेक्ट इसमें से ये घटा देना, तो आ जाएंगे कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। आ रही है बात समझ में? चलो दोस्त, ये फॉर्मूला कहां से है उसे हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कुछ काम ही नहीं आने वाला। चलो दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, पक्का लिख लिया एक बार। चलो अब देखते हैं नियरेस्ट इंटीजर क्या बवाल है। नियरेस्ट इंटीजर का मतलब ही कह रहा है दोस्त कि जो इंटीजर के पास हो, मतलब क्या हुआ दोस्त, जैसे मान लो मेरा 2.6 है, तो दोस्त ये 2.6 किसके पास है। अब दोस्त 2.6 के जो आसपास के इंटीजर हैं, एक तो वो 3 है और एक वो 2 है। क्या है 2? हाँ यही तो है। तो इसके आसपास के इंटीजर 2.6 के, अरे 2.6 इंटीजर तो है नहीं, इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 नेगेटिव में भी। तो दोस्त इंटीजर क्या है 2 और 3 आसपास। अब दोस्त ये किसके पास है, 3 के या फिर 2 के, तो आप कहोगे 3 के। तो अगर मान लो वहां पर जो हमने सॉल्व किया, जैसे P² बाय 48 2.6 आया, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या देखना है, नियरेस्ट इंटीजर। अब कैसे पता लगा ये 3 के, दोस्त 2 से ये 0.6 कम है, और 3 से पॉइंट मतलब 3 में और इसमें 0.4 का अंतर है, और 2 और इसमें 0.6 का कौन सा अंतर कम है, ये वाला अंतर कम है, तो मतलब इसके पास वाला 3 हुआ। अरे बात समझो ना, अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है, पॉइंट के बाद 5 0 से बड़ा है, तो इससे जो अगला नंबर होगा ये उसके नियरेस्ट होगा, और पॉइंट के बाद 5 0 से छोटा है, ध्यान देना, पॉइंट के बाद 5 0 से बड़ा है तो जो अगला नंबर होगा वो नियरेस्ट इंटीजर होगा, और पॉइंट के बाद 5 0 से छोटा है तो जो उससे पहले का नंबर होगा वो नियरेस्ट इंटीजर होगा। क्या कहा मैंने,
पॉइंट के बाद 50 से बड़ा तो अगला वाला नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर, और पॉइंट के बाद 50 से छोटा तो पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब और अगर 0.5 भी हुआ तो तब क्या करेंगे, तब तो वो बीच में आ गया, तब देखेंगे अभी। मतलब क्या हुआ कि ये कह दे कि आपका 4.46 है, तो दोस्त पीछे वाला देखो आप, तो ये 50 से छोटा है, 50 से छोटा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो इसका मतलब जो ग्रेट नियरेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या होगा दोस्त, 4। और दोस्त अगर मैं इसे ये कहूं कि 4.54 है, तो दोस्त जो पॉइंट के बाद है वो 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, तो इसके अगला इंटीजर क्या हो जाएगा, 4 का अगला 5, तो ये किसके नियरेस्ट है, 5 के। आ रही है बात समझ में दोस्त। इसी तरीके से मैं कहूँ 6.69, तो दोस्त ये क्या है, 0.50 से बड़ा है, पॉइंट के बाद 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, तो इसका अगला इंटीजर 7, तो ये नियरेस्ट किसके होगा, 7 के। अगर मैं कहूँ ये है 6.49, तो ये 50 से छोटा है, 50 से छोटा है, तो इससे पहले क्या है 6, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के नियरेस्ट इंटीजर। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत। 50 से छोटा है तो जो वो पॉइंट से पहले चीज है वही, 50 से बड़ा है तो जो इंटीजर पॉइंट से पहले है उसका अगला इंटीजर आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त मान लो 0.50 ही है भाई बाद में, तब क्या करेंगे दोस्त। और दोस्त यदि मेरा पॉइंट के बाद 5 ही आ जाए तब, तो दोस्त मुझे देखना पड़ेगा, जैसे मैंने 4.5 ले लिया और दोस्त मतलब पॉइंट के बाद एग्जैक्ट 5 ही आ गया, तब मैं क्या करूंगा, कौन सा नियरेस्ट इंटीजर है। तब आपको दोस्त कुछ नहीं करना, जैसे ये पॉइंट के बाद 5 है तो आप उससे पहले वाला देखोगे, पॉइंट से पहले जो है वो यदि इवन है तो नियरेस्ट इंटीजर वही हो जाएगा। जैसे ये इवन है मेरा 4, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर 4 ही हो जाएगा। अब मान लो ये है आपका 5.5, क्या है 5.5, तो दोस्त आप देखो पॉइंट के बाद 50 है, ठीक, लेकिन जो इसका इंटीजर है, जो पॉइंट से पहले इंटीजर है वो क्या है 5, वो क्या है ऑड, तो वो ऑड नहीं रहने देना, मुझे क्या बनाना है, हमेशा इवन बनाना है। तो 5 से अगला इवन क्या हो जाएगा, अब दोस्त 5 से बड़ा है तो 5 से अगले इवन पर ही जाऊंगा, पिछले पर तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल ये 5 से बड़ा है भाई, तो 5 से बड़ा है तो, और ये ऑड है तो 5 से अगला इवन क्या हो जाएगा 6, अगला वाला इवन, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी इवन है तो वही आंसर, लेकिन अगर वो ऑड है तो उससे अगला वाला जो इवन है वो हो जाएगा उसका नियरेस्ट इंटीजर। आई बात समझ में। जैसे मान लो 2.5 है, एक 1.5 है। अब दोस्त देखो 0.5 आ रहा है इसके पीछे, और ये क्या है मेरा इवन है, इवन है तो नियरेस्ट इंटीजर इसका 2 ही हो जाएगा। ये दोस्त क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, मतलब ऑड है, तो दोस्त ऑड नहीं रखूंगा मैं, क्या हो जाएगा इसका अगला ऑड नंबर, मतलब इससे अगला नंबर क्या है 2, तो इसका भी नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2। मतलब मुझे इवन करना है, अगर इवन है तो वही रहेगा, ऑड है तो उससे अगला वाला जो इवन नंबर है वो हो जाएगा नियरेस्ट इंटीजर। आई बात समझ में दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस करें। चलो फॉर्मूला आपने देख ही लिया, जैसे क्वेश्चन में ही देखते हैं हम। एक सेकंड रुकना बस। चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर आज का पहला, लेकिन हमारी ज्योमेट्री का कौन सा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में 68, ज्योमेट्री में 68 है आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 50। चलो दोस्त पहले सुनो, अब हमने फॉर्मूले करे थे ना कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्मूले से कैसे होते हैं। चलो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसकी जरूरत इसलिए पड़ी, मान लो वो दे दे पेरीमीटर इज इक्वल टू, मुझे दे दे 50, पेरीमीटर क्या दे दिए 50, तो दोस्तों कितने केसेस बनेंगे, क्या मैं उतने बनाते ही रहूंगा क्या बार बार, नहीं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर ले आऊंगा, ठीक है। तो उस लिए हमने वो पढ़ा है। अगर 10, 15, 20 तक ऐसे पेरीमीटर देता तो हम वो बना भी सकते थे जो हमने बनाए थे जिस तरीके से, लेकिन अब दोस्त मान लो p = 50 दे दिया तब भी बनाओगे क्या, नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब हालांकि p = 10 भी दे दिए तब भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाएंगे, ठीक है। चलो दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 50, दोस्त पेरीमीटर 50 है, कोई भी 50 यूनिट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोवाइडेड ऑल दी साइड्स आर इंटीजर्स। कह रहा है कि इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जब कब, जब सारी साइड्स इंटीजर हो, ठीक है, सारी साइड इंटीजर है तो इनमें से कौन सा ठीक है। और पेरीमीटर आपको गिवन है 50,
और साइड्स क्या है सारी इंटीजर। तो दोस्त पहला ऑप्शन कह रहा है लार्जेस्ट साइड विल बी ग्रेटर देन 25, जो सबसे बड़ी साइड है वो 25 से बड़ी होगी। देखते हैं दोस्त, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो स्मॉलर होती है p/2 से। तो दोस्त p/2 बोले तो 25, तो 25 से तो छोटी होनी चाहिए और क्या p/3 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो दोस्त इसमें कहा कि 25 से बड़ी होनी चाहिए या 25 से बड़ी होगी, नहीं 25 से बड़ी वो किसी केस में नहीं हो सकती, आधी से छोटी होती है हमेशा जो बड़ी साइड होती है, आधी से बड़ी नहीं। तो पहला तो ऑप्शन मतलब पहला ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है दोस्त, वन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड और साइड्स आर इंटीजर गिवन है। दोस्त क्या 50 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा जिसकी साइड इंटीजर हो, तो दूसरा भी रॉन्ग। तीसरा क्या कह रहा है दोस्त, पॉसिबल स्मॉलेस्ट साइड इज 17, कह रहा है जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड पॉसिबल है वो 17 है। चलो दोस्त देखते हैं। दोस्त 50/3 होती है स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड क्या होती है 50/3 से बड़ी, गलत कर दिया ना, स्मॉलेस्ट साइड क्या होती है 50/3 से छोटी या बराबर। 50/3 बोले तो कितना हो गया 16.66 और साइड आपको गिवन है कि इंटीजर है, इंटीजर है तो 16 से छोटा इंटीजर क्या है 16.66 से छोटा इंटीजर क्या है 16, तो मतलब ये 16 के बराबर होगी या 16 से छोटी होगी। और ऑप्शन में आपको क्या गिवन है कि पॉसिबल स्मॉलेस्ट साइड इज 17, नहीं दोस्त 16 से छोटी या 16 के बराबर 17 नहीं, तो तीसरा भी ऑप्शन गलत। अब डी पर आओ, चौथा ऑप्शन, अब एक आदमी तो सही होगा, पॉसिबल ग्रेटेस्ट साइड इज 24, कह रहा है जो सबसे बड़ी साइड पॉसिबल है वो 24 है। चलो देखते हैं दोस्त, मैंने कहा कि जो लार्जेस्ट साइड है वो p/2 से छोटा होता है और p/2 कितना हो गया 25, p/3 से बड़ा होता है। ठीक, और दोस्त 25 से जस्ट नीचे का इंटीजर क्या हो जाएगा 24, क्योंकि इंटीजर है साइड। दोस्त लार्जेस्ट साइड क्या पॉसिबल है इस ट्रायंगल की 24 जो इंटीजर हो, तो दोस्त ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि लार्जेस्ट पॉसिबल साइड इज या पॉसिबल ग्रेटेस्ट साइड इज 24। बिल्कुल भाई, जो पॉसिबल ग्रेटेस्ट साइड है इंटीजर साइड के साथ वो कितनी पॉसिबल है 25 से छोटा, 25 से छोटा इंटीजर 24, तो सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल की कोई भी जो ट्रायंगल लेंगे उसकी क्या पॉसिबल है 24। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त, फोर्थ। आई बात समझ में, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69, how many triangles can be formed with integer sides with perimeter equals to 20 units। कह रहा है पेरीमीटर 20 है और इंटीजर साइड के कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो दोस्त मैं अब फॉर्मूला लगाऊंगा डायरेक्ट। दोस्त फॉर्मूला याद है ना आपको, हालांकि फॉर्मूले पे मैंने एग्जांपल नहीं कराया, चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर क्वेश्चन ही कर रहे हैं डायरेक्ट। दोस्त फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या अगर मेरा P पहले ये देखता हूं कि जो पेरीमीटर है वो इवन है या ऑड है, यहाँ क्या है इवन, आपसे केवल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे, इसके अलावा आइसोसेलेस वगैरह नहीं पूछे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जब मेरा P क्या होता था P इवन होता था तो क्या होता था p²/48 का नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो दोस्त P कितना है 20, तो ये कितना हो गया 20 × 20/48 का नियरेस्ट इंटीजर। दोस्त इसे काटो, इसे काटोगे तो ये कट गया 4 5 जा कह दू, हाँ तो ये कट गया 4 12 जा, ये कट गया 4 5 जा, ये कट गया 4 3 जा, तो ये कितना आएगा दोस्त 25, 25/3 बोले तो 8.33। अब दोस्त मैंने कहा कि ये जो पॉइंट के बाद है ये 50 से छोटा है, 50 से छोटा है तो ये मेरा नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 8, 50 से बड़ा होता तो 8 का अगला होता नियरेस्ट इंटीजर। तो इसके मतलब कितने पॉसिबल ट्रायंगल हैं 8 जिनकी साइड इंटीजर हो, तो दोस्त आंसर कितना हो गया 8। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड विल बी इक्वल टू 8 जब पेरीमीटर कितना हो 20। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद इंटीग्रल साइड दैट कैन बी फॉर्म्ड विद पेरीमीटर 18। दोस्त 18 दे रखा है तो बताओ कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं इंटीग्रल साइड के। P 18 है, तो दोस्त ये 18 वाला तो हमने जब हम देख रहे थे तब भी किया था, साइड बना के हर इंडिविजुअल मतलब हर इंडिविजुअल ट्रायंगल की क्या क्या साइड पॉसिबल है, तब देखा था कि 7 ट्रायंगल बन रहे थे दोस्त, ध्यान हो तो दोस्त देखते एक बार फॉर्मूले से। P मेरा क्या आ रहा है, P मेरा इवन है, P मेरा इवन है तो मैं लिख पाऊंगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी इक्वल्स टू 18 × 18 क्या होता है p²/48 मतलब 18²/48
नियरेस्ट इंटीजर कह दो। हाँ दोस्त 6 3 जा 6 8 जा दोस्त, ये कितना हो जाएगा 2 9 जा 2 4 जा, तो ये हो गया 27/4 का नियरेस्ट इंटीजर। 27/4 बोले तो 6.75, और दोस्त 6.75 0.5 से बड़ा है तो 6 से अगला हो जाएगा आंसर कितना 7, नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 7, तो आंसर कितना हो गया 7। और दोस्त बात बिल्कुल सही है, जब हमने देखा था तब भी 7 ट्रायंगल्स बन रहे थे, फॉर्मूला लगाया है तब भी कितने बन रहे हैं 7। दोस्त जो फॉर्मूला वेरीफाई है तो बनेंगे तो है ही, तो कितना आंसर हो गया दोस्त 7। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलो। अब दोस्त एक ऑड का देख लेते हैं, अगर पेरीमीटर ऑड हो, दे रखा है पेरीमीटर आपके 23 है, तो बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे इंटीग्रल साइड के। दोस्त पेरीमीटर क्वेश्चन नंबर 71, पेरीमीटर 23 है, तो दोस्त क्या होता है p+3 का स्क्वायर अपॉन 48 का नियरेस्ट इंटीजर। तो दोस्त एक बात आपने ऑब्जर्व करी, जब p इवन होता था तो यहाँ हमें p² होता था, जब ऑड आया तो p+3² है, ये तो फॉर्मूला है, ये तो ऑब्जर्व क्या करना। लेकिन आपने एक बात देखी कि p ऑड है और ऑड में कोई ऑड जोड़ता हूं तो इवन आएगा, मतलब ऊपर हमेशा मेरा इवन आ रहा होगा। अगर दोस्त p मेरा जैसे यहाँ पे ऑड है दोस्त, और ऑड होता है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए मैं p में 3 जोड़ता हूँ फॉर्मूले में, तो दोस्त फिर उसका स्क्वायर करता हूँ, मतलब जब आप फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो न्यूमरेटर में हमेशा क्या आ रहा होगा ऑड, इवन, किसी इवन का स्क्वायर कर रहे होंगे, और इवन नंबर है तो वो 2 से कटेगा ही कटेगा, और 2 बार है तो 2 बार कटेंगे 2 से, तो ये हमेशा 4 से कटेगा, मतलब यहाँ पर हमेशा 12 आएगा या 12 से छोटा आएगा कटकर। आ रही है बात समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ? नहीं आई बात समझ में? चलो देखते हैं, नहीं भी तो आई है तो भी आप वैसे जैसे काटते हो वैसे। दोस्त p की वैल्यू हो गई 23 और 3 26, तो दोस्त 26 का स्क्वायर 26 × 26 अपॉन 48। अब देखो दोस्त एक बार जो मैं कहना चाह रहा हूँ, दोस्त 2 है यहाँ पर तो दोनों 2 से तो जरूर कटेंगे, उससे ज्यादा से कट जाए तो और अच्छी बात है। दोस्त ये 2 से काटा तो 13 है, इधर ये 2 से काटा तो 24, इधर ये 2 से काटा तो 13, इधर ये 2 से काटा 12, मतलब नीचे काट कूट के या तो 12 आएगा या 12 से छोटा आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप 48 से डिवाइड मत करने लगना, क्योंकि ऊपर क्या 2 इवन नंबर आ रहे होंगे, जब इवन होता था तो p² होता था, और जब ऑड होता है तो p+3, और p ये ऑड दे रखा है मेरा ऑलरेडी, और ऑड में ऑड जोड़ता हूं तो इवन नंबर आता है, और इवन की 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 2 से जरूर कटेगा, ये भी 2 से, उससे ज्यादा से कट सकते हैं लेकिन 2 से जरूर कटेंगे। और दोस्त इससे 2 दूनी 4, 4 से काटोगे तो 12 तो आएगा कम से कम, उससे कम जरूर आ सकता है, तो यहाँ पर 12 तो रह जाएगा, उससे कम हो सकता है, कम जितना होता जाएगा आप उतनी इजीली डिवाइड कर पाओगे। चलो अब दोस्त 13 का स्क्वायर 169, 169 को आप 12 से डिवाइड करो तो दोस्त 12 14 जा होता है 168, तो दोस्त ये हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ 14 पॉइंट। अब दोस्त 5 से बड़ा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा दोस्त? अब देखो 168 होता है मेरा 12 × 40, कितना ज्यादा है 1/12, तो 6/12 होता तो 0.5 होता, 0.5 का मतलब आधा ही तो है दोस्त, यहाँ 6 से कम ही तो बच रहा है रिमाइंडर, तो 14 पॉइंट कुछ होगा लेकिन 0.5 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो दोस्त इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या हो जाएगा फिर 14। हाँ ये बात समझ में जो मैंने यहाँ आपको बताना चाहा। चलो देखते हैं जैसे आगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 40। दोस्त क्वेश्चन नंबर 72, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। दोस्त पेरीमीटर आपको इस बार गिवन है भाई 42 सेंटीमीटर, एंड द साइड्स आर इंटीजर्स, और साइड इंटीजर्स है, देन हाउ मेनी डिफरेंट स्केलिन ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म। अब क्या कह रहा है भाई स्केलिन ट्रायंगल बताओ कितने फॉर्म है हो सकते हैं। दोस्त ये क्या है इवन है तो मैं स्केलिन ट्रायंगल का फॉर्मूला जानता हूं कि मतलब स्केलिन ट्रायंगल फॉर्म होने का फॉर्मूला जानता हूं, अगर पेरीमीटर इवन हो क्या p-6 का स्क्वायर अपॉन 48, और दोस्त p-6 इवन में से इवन घटाओगे तो इवन ही आएगा, तो 42 में से 6 घटाया 36, 36 का क्या स्क्वायर अपॉन 48, तो दोस्त इससे काटो 12 3 जा 12 4 जा 4 9 जा, तो दोस्त 9 3 27, तो दोस्त 27 तो अपने आप में इंटीजर है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं आ रहा, तो आंसर कितना हो गया 27। तो नंबर ऑफ, अब देखो नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल ही पूछा था तो कितने बन गए 27।
अब मान लो वो पूछता नंबर ऑफ आइसोसेलेस बताओ भाई, चलो तो नंबर ऑफ आइसोसेलेस स्केलेन 27 है, तो मैं टोटल निकालूं, टोटल कैसे निकालता हूँ, पी स्क्वायर बाय 48, पी स्क्वायर बाय 48 करा मतलब 42 इंटू 42 बाय 48 कह दूं, हाँ इसका ग्रेटेस्ट दोस्त 6 7 जा 6 8 जा, मैंने कहा ये हमेशा 12 से छोटा, 12 या 12 से छोटा आ जाएगा आप जब काटोगे इसे, क्यों, क्योंकि ऊपर जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, इवन होंगे। अब ये बता दिया मैंने कैसे इवन होंगे, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इवन होंगे, ठीक है दोस्त। आगे काटो तो ये 4 जा, ये 21 जा कह दूं, हाँ 21 7 जा 20 7 जा 140 और 1 7 जा 7, तो 147 अपॉन 4, तो दोस्त 35 चौके 140 होते हैं, तो ये 36 जा 144 और 3 को करोगे तो 75, तो 36.75, पीछे का 0.5 से बड़ा है तो अगला इंटीजर हो जाएगा इसका मतलब 37, तो दोस्त टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 37 पॉसिबल हैं, स्केलेन 27 है। आपसे अगर वो आइसोसेलेस पूछ ले तो, अब दोस्त ठीक है, अब ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो पा रहा है क्या, तो आपको बिल्कुल फॉर्म हो पा रहा है, क्योंकि 42 30 से डिविजिबल है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा मेरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बन पाएगा। तो अब देखो 27 स्केलेन प्लस 1 एक इक्विलेटरल 28, 37 से 28 गए 9, तो 9 क्या होंगे आइसोसेलेस। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 73, और दोस्त ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 91 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 91 है। अब दोस्त मान लो हम उससे बना के करते हर साइड को, तो दोस्त 91 से तो कर ही नहीं पाते, इसीलिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, और कर रहे हैं, और छोटी साइड भी गिवन है तब भी फॉर्मूले करेंगे, क्योंकि उसमें काफी टाइम लग जाएगा, इसमें हम फटाफट निकाल लेंगे। And the sides are integer, then how many different isosceles triangle can be formed? Other than नहीं, बस यही है, how many different isosceles triangle can be formed? कितने आइसोसेलेस दोस्त, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है क्या इंटीजर साइड से, नहीं, क्योंकि क्या 3 से डिविजिबल ही नहीं है, तो दो तरीके के बन रहे हैं आइसोसेलेस या स्केलेन। मैं टोटल निकालना जानता हूं, मैं स्केलेन निकालना जानता हूं, तो टोटल में से स्केलेन को घटा दूंगा तो आइसोसेलेस आ जाएगा। चलो दोस्त, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे दोस्त, ये कितना है, क्या है दोस्त, ये है मेरा सॉरी ऑड है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, p प्लस 3 का स्क्वायर, p प्लस 3 का स्क्वायर बोले तो 94 इंटू 94 बाई 48 कह दो, हाँ का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब मैंने कहा 2 से ये काटा तो ये 47, और 2 से ये काटा तो 24, और फर्दर 2 से ये काटा तो 47, और ये 2 से काटा तो 12, मतलब 24 हो गया था, फिर 2 से काटा तो 12, मैंने कहा 12 तो आएगा ही आएगा, 12 से बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो दोस्त ये कितना होगा 47 इंटू 47 अपॉन 12। चलो दोस्त, सैतालीस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2209, 2209 होता है अपॉन 12, तो दोस्त अपॉन 12 करोगे आप तो ये देखो 2400 डिविजिबल होता है एग्जैक्टली, 2400 हो जाएगा कितने जा 200 जा, फिर 180 होता है दोस्त डिविजिबल, तो 180 घटा दिया मैंने 15 जाए, तो ये कितना हो गया 2220, और फिर 2220 से 12 और घटाऊंगा तो ये 2208 डिविजिबल होगा। तो एक रिमाइंडर बचेगा, और 1/12 करूंगा तो 0.5 से छोटे ही आएगा। अब दोस्त 2208 किससे डिविजिबल होगा, 2400 हो जाता होता है 200, 180 होगा 15, तो 200 में से 15 का 185, और फिर ये एक और कम है, 185 में से एक गए 184, तो 184 पॉइंट कुछ आएगा, और जो पॉइंट कुछ आएगा वो क्या होगा 0.5 से छोटा, क्योंकि रिमाइंडर 1 बच रहा है और यहाँ 6 रिमाइंडर बचता तब 0.5 आता, 6 से छोटा है तो 0.5 से छोटा आएगा, तो इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर 184 हो जाएगा, कह दो हाँ। अब दोस्त मुझे बताना है स्केलेन, स्केलेन के लिए क्या होता है p-3 जब ऑड होता है तो 88 इंटू 88 अपॉन, क्योंकि मुझे आइसोसेलेस पूछे ना तो मैंने टोटल निकाल लिया, स्केलेन निकाल लूं, दोनों का अंतर हो जाएगा, भैया तो आइसोसेलेस है क्योंकि इक्विलेटरल तो फॉर्म ही नहीं हो रहा, अपॉन 48। आई बात समझ में दोस्त, काटू 4 12 जा और ये 4 22 जा, फर्दर काटा 4 3 जा, ये 4 22 जा, 22 का स्क्वायर 30 सॉरी 484,
484/3, 480 डिवाइड हो जाता है 160 से, 483 डिवाइड होगा 161, तो 161.33 एक को जब डिवाइड करोगे तो दोस्त ये 3 तो छोटा है, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो गया 161। नियरेस्ट इंटीजर का साइन लगा दो वरना आपका हो गया। तो ये दोस्त कितना है 161 स्केलिन है, 184 टोटल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई बन नहीं रहा, तो बचा कौन सा आइसोसेलेस। तो इसमें से ये मैं घटा दूं तो कितने आ जाएंगे 23, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल कितने पॉसिबल है 23। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। मेरे को स्केलिन का फॉर्मूला आता है, मुझे टोटल का फॉर्मूला आता है, अब पूछ लो अरे भाई कोई भी अगर पेरीमीटर गिवन है इंटीजर साइड से तो कितना, अगर वो 3 से डिविजिबल हुआ तभी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन पाएगा, नहीं तो नहीं। तो मैं वहां से बता दूंगा, मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पता लग जाए, स्केलिन ट्रायंगल पता लग जाए, अगर फॉर्म हो रहा होगा तो एक ही फॉर्म हो रहा होगा इक्विलेटरल, बचे हुए आइसोसेलेस होंगे। यहाँ कोई इक्विलेटरल नहीं फॉर्म हो रहा, ये टोटल है ये स्केलिन है, तो इसमें से घटा दूंगा तो वो स्केलिन होंगे, तो आंसर क्या हो गया 23। उम्मीद करता हूं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।